Assalamu alaikum. Today's topic is measure of central tendency, जिसे हम एवरेज भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हो, डिफरेंट डाटा होता है, हमारे पास टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, तो हम उसकी एवरेज लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं पूरी क्लास के, तो हम उनके एवरेज मार्क्स निकालते हैं, यानी हम सारे मार्क्स को प्लस करते हैं और उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर देते हैं। हर स्टूडेंट, जैसे ये क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्लस करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे 25 से। तो हमें उससे ये पता चलता है कि क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स की कितनी एवरेज है, यानी एवरेज नंबर कितने स्टूडेंट्स ने किसी एक पेपर में या एग्जाम में उन्होंने ऑब्टेन किए। तो जो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी किसी डाटा की, किसी ऑब्जर्वेशन की जो एवरेज वैल्यू है, जो उसकी सेंट्रल पोजीशन है किसी डाटा की, वो क्या है। किसी डाटा की एवरेज वैल्यू जब हमने फाइंड करनी हो, तो हम उसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कह सकते हैं। So the word average denotes a representative or a typical value of a whole set of observation, कि average आपके पास एक set of observations की, आपके data की एक typical value को represent करती है. It is a single figure which describes the entire series of observations with their varying sizes. यानी आपके पास जब एक आप एवरेज निकालते हैं, वो एक सिंगल वैल्यू होती है, यानी आपके पास एक सिंगल वैल्यू ये बता रही होती है कि आपका पूरा डाटा की सेंट्रल वैल्यू क्या है, उसका सेंटर पॉइंट क्या है। अगर एक वैल्यू जीरो से एक स्टार्ट हो रही है, एक आपका सेट ऑफ डाटा जीरो से स्टार्ट हो रहा है और एंड 50 पे हो रहा है, और आप उसकी एवरेज निकालनी हो, तो जब जो उसकी एवरेज निकलेगी वो उसका सेंटर पॉइंट बताएगी, वो उसकी सेंट्रल पोजीशन बताएगी, जिससे पता चलेगा कि कितनी वैल्यूज, कितने स्टूडेंट्स इस एवरेज से ऊपर उन्होंने मार्क्स लिए हैं, यानी उनके अच्छे मार्क्स हैं, और अगर उनकी उस एवरेज से नीचे मार्क्स हैं, तो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ज्यादा काम करने की या मेहनत करने की जरूरत है। Since a typical value usually occupies a central position, so that some observations are larger and some other are smaller than it. ये जो बात मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, वो इसी लाइन को एक्सप्लेन कर रही है कि आपके पास जो सेंट्रल पोजीशन होगी, जो सेंट्रल वैल्यू होगी, एवरेज होगी, कुछ वैल्यूज उससे बड़ी होंगी, लार्जर होंगी साइज में, और कुछ वैल्यूज उससे छोटी होंगी। तो जो एवरेज होगी, एवरेज को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कह सकते हैं। जो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें से सबसे पहले जो मेजर 3 टूल हैं हमारे पास, वो है मीन, मीडियन एंड मॉड। फर्दर हमारे पास मीन 3 टाइप्स के हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब हम वन बाय वन इनकी सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे एक, कि ये इन सब का मतलब क्या है। First definition is of mean. Mean of a set of observations is defined as their sum divided by the number of observations. यानी हमारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, हमारे पास जो डाटा है, हम उन सब वैल्यूज को सम करेंगे, उन्हें प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी हम उसको डिवाइड कर दें जितनी वैल्यूज हैं, जितना डाटा है। जैसे अगर हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, तो हम उन सब 10 वैल्यूज को प्लस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो 10, हमारे पास उसकी 10 वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने नंबर लाइन पे ये शो किया है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। 2 वैल्यू दी हुई है उन्होंने, 7 एंड 9। उन्होंने कहा है कि आपने इसका मीन निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे। इसका मीन उन्होंने 6 दिया हुआ है, तो ये 6 किस तरह उन्होंने निकाला। 6 उन्होंने इस तरह ऑब्टेन किया कि 2 + 7 + 9 एंड डिवाइडेड बाय 3। जब आप 2 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो आपके पास आंसर 6 आता है, यानी जो इन 3 नंबर्स की आपके पास एवरेज है या मीन है, सिंपल मीन जो है, वो आपके पास 6 है। जो हमने उसे 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें उन्होंने 3 वैल्यूज दी हैं। हम जो वैल्यूज, जो डाटा आपको गिवन होगा मीन में, आप उन सबको प्लस कर देंगे। आप 2 + 7 + 9 को आपने प्लस किया,
तो हमारे पास इसमें आंसर आएगा 18। 18 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 6, जो कि आपका मीन कहलाएगा। यानी इन तीन जो आपके पास डिजिट्स हैं 2, 7 एंड 9, उनकी जो एवरेज वैल्यू है वो है 6। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है सेंट्रल टेंडेंसी की, वो है मीडियन। Median of a set of observations is the value of the middlemost item when they are arranged in order of magnitude। यानी जब आपके पास कोई भी डाटा होगा इस फॉर्म में, जब आपने उसका मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने उसको लेकर जाना है। इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट आइटम व्हेन दे आर अरेंज्ड। अरेंज का मतलब है कि आपने उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, एक तरतीब में आपने उन्हें करना है, यानी आपने छोटे से बड़े की फॉर्म में उन वैल्यूज को आपने अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जो उनकी सबसे सेंट्रल वैल्यू होगी, मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी, वो उसका मीडियन रिप्रेजेंट करेगी। जैसे इस एग्जांपल में उन्होंने सब डाटा को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जो उसकी सेंट्रल वैल्यू बन रही है 4 वन साइड पे, 4 वन साइड पे वैल्यू उसको आप कंसीडर करेंगे तो जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल वैल्यू है, वो आपके पास 9 बन रही है। तो ये आपके पास मीडियन आपके पास इस डाटा का 9 है। तो मीडियन में, मीन में ऐसी कोई आपके पास आपको अरेंज नहीं करना होता डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन मीडियन में ये फर्क है कि आपके पास जो भी डाटा होगा आपने सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर आपने उसकी सेंट्रल वैल्यू, दरमियान में वैल्यूज देखनी है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इक्वल वैल्यूज हों और जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी। Next type है mode. Mode of a set of observations is that value which occurs with the maximum frequency। यानी आप इसी तरह, जैसे आप मीडियन में आपके पास कोई भी डाटा है, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने किया और फिर आप ये देखेंगे कि उसमें जो वैल्यू आपके पास पूरे डाटा में जो मैक्सिमम टाइम्स जो वैल्यू रिपीट हुई है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपके पास डाटा में कौन सी वैल्यू, कौन सा पॉइंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो मैक्सिमम टाइम जो वैल्यू रिपीट हुई होगी वो आपके पास मोड कहलाएगी। जैसे इस डाटा के केस में जब इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास उन्होंने शो, जैसे उन्होंने कलर किया हुआ इन दो वैल्यूज को, 3 जो है हमारे पास वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और जो 4 वैल्यू है वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। यानी ये दो मोड हैं हमारे पास, 3 भी मोड है और 4 भी मोड है, क्योंकि दोनों 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ये दोनों मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। और 5 जो है, क्योंकि ये 2 टाइम्स सिर्फ रिपीट हो रहा है, इसलिए ये मोड में इंक्लूड नहीं होगा। मोड में सिर्फ वही वैल्यू इंक्लूड होंगी जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट मीन की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले है अरिथमेटिक मीन, जिसको हम AM से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड टू बी देयर सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरिथमेटिक मीन जो है हमारे पास वो सेम है जो आपने सिंपल मीन की जो डेफिनेशन पढ़ी है, वही अरिथमेटिक मीन है। यानी अगर आप किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं या अरिथमेटिक मीन आपको कहा जाए, तो ये तीनों लफ्ज एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज भी इसी तरह निकलती है, जब हम आम एवरेज निकालते हैं, जो सिंपल मीन अभी डिफाइन किया है वो भी इसी तरह फाइंड आउट होता है, और जो अरिथमेटिक मीन है वो भी इसी तरह कैलकुलेट होता है। ये फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन्होंने x बार जो है ये आपका अरिथमेटिक मीन को शो कर रहा है, इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xn। ये सब जो है आपके पास डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो x बार है वो मीन है, x1 फर्स्ट वैल्यू है, x2 सेकंड वैल्यू है, x3 थर्ड वैल्यू है, xn कोई भी लास्ट वैल्यू जो भी गिवन होगी वो है। यानी जो भी आपके पास डाटा होगा, जब आप उसको प्लस करेंगे तो आप उसको इस तरह सारी डाटा को एक ही दफ़ा वैल्यूज को लिखकर उनके दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे, उनको प्लस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे n से। n क्या है? n है द नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी अगर आपको 10 वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं तो n की जगह 10 आ जाएगा, अगर 7 वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं तो 7 आ जाएगा। इस तरह आप अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये सेम जैसे अभी पिछला पहले हमने मीन डिस्कस किया है, उसी तरह अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट होता है, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूले की शेप में उसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। Geometric mean of a group of n observations is the nth root of their product. यानी आपके पास जितनी भी observations हैं, आप उनका प्रोडक्ट लेंगे, यानी उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका अंडर रूट लेंगे, nth टाइम उसका अंडर रूट लेंगे। nth टाइम अंडर रूट लेने से क्या मुराद है? n का मतलब आपके पास यहाँ पर वही है कि जितनी सेट ऑफ वैल्यूज आपको प्रोवाइड की गई हैं, जितना आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है, यानी अगर आपको 2 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, तो आप उनका अंडर रूट 5 टाइम्स या 4 टाइम्स 3 टाइम्स आप उतनी टाइम n की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। जैसे कि फॉर्मूला में उन्होंने उसको शो किया हुआ है, इसी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं, x1 है, फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू है, या जितनी भी वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ये जो डॉट का साइन है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनको मल्टीप्लाई किया और आपके पास उनका अंडर रूट लेना है और बाहर आपने n लिखना है। n क्या है? जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर 10 है तो यहाँ पर आप 10 लिख देंगे और फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब हम ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में, तब हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। It is defined only when all the observations have the same sign and none of them is zero. यानी आप ज्योमेट्रिक मीन तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास जितनी भी वैल्यूज, आपको जितनी भी ऑब्जर्वेशन या डाटा दिया गया है, वो सब उन सब का साइन सेम हो। जैसे अगर प्लस साइन है तो सबका साइन ही प्लस हो, अगर माइनस साइन है तो सबका साइन ही माइनस हो, और इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा जब एक भी जीरो होगा, क्योंकि वैल्यूज ने मल्टीप्लाई होना है, तो वो सारी वैल्यू जीरो कर देगा और कोई भी आंसर आपके पास नहीं आएगा। यानी यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हो वो जीरो के अलावा होनी चाहिए, जीरो डिजिट यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो सकता ज्योमेट्रिक मीन में। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय द रेसिप्रोकल ऑफ ईच नंबर इन द सीरीज। यानी आपको जो भी डाटा प्रोवाइड किया गया है, वो जितनी भी वैल्यूज हैं, सबसे पहले आप ऊपर वो लिखेंगे और उनको डिवाइड किससे करना है? जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया, जो वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं, x1, x2, x3, उनको शो कर रही हैं, वैल्यूज को शो कर रही हैं, आपने उनको उनका रेसिप्रोकल लेना है, यानी उनको 1 से डिवाइड करना है। सपोज आपको वैल्यूज दी गई हैं 11, 12, 13, ये 3 वैल्यूज आपको प्रोवाइड की गई हैं, तो आप किस तरह निकालेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि 3 वैल्यूज हैं, और आप इधर लिखेंगे 1/11 प्लस 1/12 प्लस 1/13, और इसको फर्दर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन किस तरह होंगी वो हम डिटेल में जब हार्मोनिक मीन स्टडी करेंगे तो तब देखेंगे। और इस तरह हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच।